हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटीज़ के बारे में। कमेटीज़ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बनी हुई है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कोड्स बनाती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कमेटी है वो हम उसकी बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कैडबरी कमेटी। कैडबरी कमेटी बहुत ही पॉपुलर कमेटी है और ये कमेटी बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स को गवर्न करती है, बनाती है। वो कौन से बनाए थे इतने कोड? लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बनाए थे। पहले आपको यहाँ समझना है, ये हमारी कोई हमने नहीं कमेटी को बनाई थी, इंडिया में नहीं है ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई थी। तो उन्होंने बनाई थी ये, देखो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, जो कि वहाँ की थी लंदन की, ऑन मे, ठीक है, इन मे 1991 में बनाई थी कमेटी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन, ये तीन जनों ने मिलकर बनाई थी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन, इन तीनों ने मिलकर हमारी कैडबरी कमेटी बनाई थी। ये कमेटी बनाने का रीज़न क्या था? बेसिकली ये दो बहुत बड़े केसेस हुए थे उस समय, स्कैंडल हुए थे, कॉर्पोरेट स्कैंडल। एक था, नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन लिखना तो पड़ेगा, असिल नदीर्स, वो एक पर्सन का नाम है जिन्होंने पॉलीपैक एक कंपनी बनाई थी, ठीक है, पॉलीपैक कंसोर्शियम। एंड दूसरा केस है वॉलपेपर ग्रुप कोलोरोल। बेसिकली ये पहला वाला जो केस है, ये क्या था, इसकी एक बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी ये पॉलीपैक, और रेस्टोरेंट लग्जरीज वैसे भी ये बेचते थे। मेन ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। तो हुआ क्या था कि असिल नदीर ने अपनी ही कंपनी में चोरी कर ली थी, बहुत बड़ी वाली। शेयर होल्डर के जो पैसे थे वो सारे के सारे अपनी कंपनी से चुरा लिए थे, और शेयर होल्डर ने फिर केस किया था, और ये चक्कर हुआ था कि उसकी वजह से फिर ये पाया गया कि भाई शेयर होल्डर के राइट को पूरा गवाया है पूरी की पूरी कंपनी ने, तो वहाँ पर सही नहीं हुआ। और दूसरा था कि वॉलपेपर ग्रुप कोलोरोल, दरअसल ये वॉलपेपर की कंपनी थी एक, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर ये कंपनी भी ख़त्म हो गई थी, इसकी कंपनी ख़त्म हो गई थी ड्यू टू एक्सेसिव डेप्ट। इन्होंने क्या करा था कि कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे सही नहीं थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट ले लिया था कंपनी में और वो पे नहीं कर पाए थे और बंद हो गई थी। ये बिल्कुल मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेन इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या था। तो यही था। अब देखो रीज़न क्या था, रीज़न ये था, रीज़न वॉज एन इंक्रीजिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी। वहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्टेड कंपनी थी उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ऑनेस्टी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी होती तो क्या डेट लेते इतनी ज़्यादा, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई, ठीक है। कमेटी क्यों बनाई गई? क्योंकि वहाँ पर लोग विश्वास नहीं जता रहे थे, इन्वेस्टर वहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इनकी कंपनी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस होते रहते हैं। भाई हमारा पैसा चोरी करके ले जाएंगे ये तो सारे लोग, तो इन्वेस्ट क्यों करूँ मैं इस कंपनी में? यहाँ तो भाई कोई हमारी सुनने का ही नहीं, यहाँ तो कंपनी में बेफालतू डेट लेते रहेंगे लोग और हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा पैसा। तो जिसकी वजह से कमेटी बनाई गई, और इनमें कुछ सेंट्रल कंपोनेंट है इस कमेटी के, कैडबरी कमेटी के, जो कि बताते हैं कि भाई ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ये फॉलो होने चाहिए, ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे पहला, क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि एक हमारे सामने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हम कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन होनी चाहिए कि इसको क्या काम करना है और क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं होगी तो ये फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी की तो वजह से सारा काम हुआ ही है। तो यही तो कहा था, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसकी वजह से कैडबरी कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम क्लियरली डिफाइन करते हैं किसी की, तो उसको डर रहेगा कि अगर मैं ये पूरा नहीं करूँगा तो कल को मैं पकड़ा जाऊँगा, नाम मेरा आएगा, और जब नाम आपका आएगा तो आपको काम करना पड़ेगा सही तरीके से। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होगी, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर आगे जो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, देखो डिवीजन ऑफ, क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, सारी थोड़ी रह लेगी खुद से, वो अपना काम बांटते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं। तो जनरल मैनेजर को अच्छे से आगे काम बांटेंगे, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली
जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो ये सही तरीके डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे जो ये अपना काम जो भी बांटेगा तो उसकी भी प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस, जो भी मार्केटिंग है, आगे जो भी बांट रहा है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइंड होनी चाहिए। और जो भी कमेटीज बनाते हैं हम इसके अंदर, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है और वो काम अपने आप ढंग से करेगा। अगला है मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड शुड बी ऑफ आउटसाइड डायरेक्टर्स। जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो ज़्यादातर आउटसाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए। आउटसाइड डायरेक्टर्स का मतलब वो कंपनी से मिले हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग कंपनी के अंदर के लोग होते हैं वो ही नुकसान करते हैं। वो अपना फ़ायदा देखेंगे, क्योंकि कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तभी तो इसने पैसा चोरी करके ले गया था ये असीम नज़ीर। तो ऐसा क्या होगा फिर, जब हम बाहर के बंदों को डायरेक्टर पकड़ोगे तो वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, और क्योंकि उसको मतलब नहीं है कंपनी से, वो अपना तरीके से जो भी बेस्ट हो सकता है वो काम करेगा। तो वो अपना फ़ायदा को देखते हुए नहीं, बल्कि कंपनी का फ़ायदा देखते हुए करेगा। तो ये यही पॉइंट कह रहा है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं वो आउटसाइड वाले होने चाहिए। उसके बाद रेम्यूनरेशन कमेटी, आपको पहले तो एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी है। जितने भी आपकी रेम्यूनरेशन आपको देनी है, जैसे कि सीईओ की रेम्यूनरेशन देनी है, तो वो रेम्यूनरेशन कमेटी देगी। ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर अपना फ़ायदा देखेगा ना, क्योंकि आपस में मिल जाएंगे तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादा दे दे रेम्यूनरेशन सीईओ को। तो एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी चाहिए, और वो कमेटी में ज़्यादातर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। ये कह रहा है वो कि जो भी आपने रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि काम करने वाले डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर काम करने वाले डायरेक्टर हो गए तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि इसकी रेम्यूनरेशन ज़्यादा दे देते हैं, चलो अभी ज़्यादा दे देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए तो फिर वो एग्जीक्यूटिव वो काम ही नहीं कर रहे कंपनी के अंदर। और वो जैसे कि ये समझो, बस ज़्यादातर जितने भी इंडिपेंडेंट लोग होते हैं या जो बाहर के लोग आते हैं ना, उनको सिर्फ काम से मतलब होता है। वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। उनको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के, क्योंकि कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उनको, किसकी सैलरी क्या है, किसकी क्या नहीं है। तो इसलिए वो यही सोच के चलेंगे कि यार चलो भाई, मुझे जो काम दिया गया मैं उसको अच्छे से करता हूँ, मुझे मतलब नहीं है कंपनी में चलो इसकी सैलरी बढ़ाओ, क्या मुझे तो सैलरी का ये काम है, मुझे रेम्यूनरेशन फिक्स करनी है, तो मैं अपना काम अच्छे से करूँगा, मुझे मतलब नहीं किसी से। तो इसलिए ये क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, जो काम नहीं करने वाले हो गए, तो उनको नहीं पता इतना, और वो अच्छे से काम करेंगे खुद से अपना। यही सारा खेल है। ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि ये कमेटी बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ही। ये कमेटी नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा कि काम ही चेक नहीं होगा। ऑडिट कमेटी काम चेक करने के लिए बनाई जाती है, हर एक का ऑडिट करने के लिए। और इसमें भी कहा गया है कि एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। 3 कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए तो इससे फायदा हमारा कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी में ये जो बेफालतू के लोग डिसीजन लेते हैं, जो गलत डिसीजन लेते हैं, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है, वो नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्टर मिले हुए नहीं होते, ये नॉन एग्जीक्यूटिव वाले कंपनी सब मिले हुए नहीं होते, कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि जो बाहर का बंदा आता है या जो काम नहीं कर रहा होता कंपनी के अंदर, वो बंदा अपने काम पे ध्यान देगा सिर्फ, उसको नहीं पता कंपनी में क्या चल रहा है काम। क्योंकि वो कहते हैं ना, घर का बेदी ही वो पूरा का पूरा डुबाता है सब कुछ, है ना सबको। तो घर का बेदी ही आपको डुबाता है। तो अगर जो घर का नहीं है बंदा, तो फिर चोरी कौन करेगा? चोरी कौन करता है ज़्यादातर? जिसको सब कुछ पता हो ना कि चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। यहाँ पर जैसे कि आपको हर घर की तिजोरी के बारे में पता है कि यार ये तिजोरी है, तो आप वहीं से तभी तो आप चोरी करोगे। आपको पता ही नहीं है कि तिजोरी कहाँ पर है, आपको पता ही नहीं कंपनी सिस्टम क्या है। तो ये सही काम करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। समझ आ रही बात यहाँ पर? ऐसे ही एक और चीज़ कहा था इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन ज़्यादातर यही थी। उसमें कहा था कि इंटरिम डिविडेंड अगर आपको देना है तो वो अप्रूव होना चाहिए शेयर होल्डर से, है ना। और ये चीज़ उन्होंने कहा थे बेसिकली, ज़्यादातर यही सारे पॉइंट थे, यही सारे पॉइंट थे। मैंने आपको सेंट्रल कंपोनेंट बताए, बेसिकली ये थी। और इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको लर्न कराया जाए, इस वीडियो का पर्पस है कि आपको समझ आए क्या चक्कर क्या है, और तभी आप अच्छे से जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त क्लियर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा का पूरा कैडबरी कमेटी के बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे और वीडियोस आते रहेगी। बाकी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में जाके, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्लेलिस्ट भरी हुई है,
वहाँ पर जाके इसकी और वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।